आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बर्नौली इक्वेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास तक हमने पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और अनदर फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था क्या कि बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है। तो आपने अच्छे से समझा होगा कि बर्नौलीज इक्वेशन क्या है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही रिलेटेड एक टाइप्स है डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्लियर? जो इस तरीके से कुछ होता था कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता था। और इसी में अगर यहाँ पे y टू द पावर n टाइप्स का कोई फंक्शन आ जाए तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ही बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बर्नौलीज इक्वेशन क्या है तो आपको यही लिखना है कि बर्नौलीज इक्वेशन ये। समझ आ रहा बात? तो हमने इस चीज़ को देखा था कि इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशंस किस तरीके से करते हैं। हमने मेथड को भी डिस्क्राइब किया था पिछले क्लास में। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन से रिलेटेड। तो प्रॉब्लम ये है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर वाई। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पी वाई मतलब y क्या है भाई, फंक्शन अब तो y दिख ही रहा है। ये क्या है अपना p की जगह पे x है और यहाँ पे जो आपका q जो फंक्शन ऑफ x होता था वो x क्यूब है और जो ये y टू द पावर n वाला जो फंक्शन होता था वो ये कॉस स्क्वायर y है। तो आपको समझ पा रहे होंगे आप कि हमें यहाँ क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा बोथ साइड्स। अगर आपने पिछला क्लास देखा है तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमें यहाँ इस चीज़ को रिमूव करना होगा, तब जाकर के हम इस चीज़ को लीनियर में कन्वर्ट कर पाएंगे। और लीनियर में जैसे ही बन गया तो आपको पता है कि अगर हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका जनरल सॉल्यूशन जो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब ये क्यों होता है जनरल सॉल्यूशन, ये भी हमने पिछले के क्लासों में बता रखा है। क्लियर? तो ऐसा नहीं कि आपको रटना है कि इसका जनरल सॉल्यूशन ये होता है। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है हमने यहाँ तक बता रखा है। क्लियर? तो अगर आप शुरू से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत कुछ बेसिक बात बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा, बस कंटिन्यू बने रहें। ठीक है, तो चलिए भाई कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। हम बहुत कुछ यहाँ पे लिख करके समझाएंगे, आप एकदम पेशेंस के साथ बने रहे। देखिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई क्या कॉस स्क्वायर वाई वी गेट। यहाँ पे कॉस स्क्वायर से दोनों से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पे आएगा आपके पास x इंटू साइन स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या भाई ये भाई कॉस स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई नहीं है साइन 2y है शायद। जी बिल्कुल साइन 2y है, सॉरी साइन 2y है, साइन 2y है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर y है इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर वाई। आपको पता है ये डिवाइड सेम टर्म से तो वैल्यू 1 हमें यहाँ पे लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी इस चीज़ की। ठीक है, तो ये अपना बना। अब देखिए इस चीज़ को dy बाई डी एक्स मिस हो रहा था। चलिए क्लियर है, यहाँ पे हम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि 1 बाई कॉस जो होता है वो होता है सेक, मतलब 1 बाई कॉस एक्स इक्वल टू सेक एक्स। अगर यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर, तो 1 बाई कॉस एक्स 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर वाई dy बाई डी एक्स। यहाँ पे आपको पता है कि अगर हम 1/2 से या फिर हम डायरेक्ट इस चीज़ को लिखते हैं फिर समझाते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कहाँ गया भाई डस्टर, इसको हम फॉर्मूला साइन 2y के फॉर्मूला में ब्रेक कर देते हैं। तो साइन 2y का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x इंटू कॉस वाई, है ना, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो डायरेक्ट हम, हाँ बिल्कुल सही है, चूंकि यहाँ पे y है तो इसलिए हम क्या लिखे x तो अपना एज इट इज बाहर रह गया। साइन 2y का फॉर्मूला क्या 2 इंटू साइन y इंटू कॉस वाई डिवाइडेड बाई यहाँ पे कॉस स्क्वायर वाई है, मतलब कॉस वाई इंटू कॉस वाई। यहाँ पे 2 था तो हम अलग अलग लिख दिए। फायदा क्या होगा कि ये तो नहीं एक कैंसिल हो गया और यहाँ से क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा और इधर अपना क्या है जी x का पावर 3 है। और थोड़ा सा आगे आइए सेक स्क्वायर वाई dy बाई डी एक्स और यहाँ पे अपना क्या है ये बन गया 2x इंटू ये क्या बन गया साइन y बाई कॉस y क्या बन गया 10y इज इक्वल टू यहाँ पे है x का पावर 3। बात समझ में आया? अब देखिए क्या ये लीनियर बन रहा है,
हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा। हमने पिछले क्लास में जब मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हमने बहुत अच्छे से समझा रखा है कि हम लोग यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आपको पता है कि जो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट्स है, ये चीज़, ये टर्म्स जो है, इस चीज़ को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे ही 10y को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 10y का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर y का डिफ्रेंशिएशन क्या, y का डिफ्रेंशिएशन आपका हो जाएगा dy/dx। तो देख पा रहे हैं कि इस टोटल का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये आप समझना है कि सब्स्टिट्यूट वैसा टर्म्स को करेंगे जो यहाँ का पूरे टर्म्स का वैल्यू ले पाए। तो क्या पुट करेंगे, पुट 10y इज इक्वल टू क्या जी, हम लोग 10y को क्या पुट कर देते हैं, देखिए z मान देते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, sec स्क्वायर y dy/dx इज इक्वल टू क्या, dz/dx। तो अब देखिए ये जो आपका रिलेशन है जिसका नाम हम a मान देते हैं, रिलेशन a बिकम्स, यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, या फ्रॉम a हमारे पास a से क्या होगा, हम इस टोटल जो यहाँ पे आपको टर्म्स दिख रहा है, इस टर्म्स के बदले क्या लिख सकते हैं, यही तो है, इस टर्म्स के बदले dz/dx लिख सकते हैं। तो dz/dx लिख सकते हैं, इसके बदले dz/dx। ये 2x एज इट इज रह गया, 2x। इस 10y के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, z लिख सकते हैं, बाकी एज इट इज रह गया आपका x³। अब थोड़ा सा आप समझ पा रहे होंगे, अगर यहाँ तक क्लियर है, लीनियर क्लियर होता है, अगर आप लीनियर अपने क्लास देखा है हमारा, तो आपको समझ पा रहे होंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर इन जेड में लीनियर है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, विच इज लीनियर इन जेड। तो आपको पता है जैसे ये लीनियर जेड में हो गया तो क्या मिलेगा, देयरफॉर, या फिर हेयर लिख सकते हो आप, हेयर p इज इक्वल टू 2x है अपना, q इज इक्वल टू x⁻³ है। तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो होगा e⁻, क्या, जो आपका है 2x dx। आपको पता है कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, 2 बाहर x का, चलिए कर ही देते हैं, 2 बाहर और x का इंटीग्रेशन x²/2, ये दोनों कैंसल आउट, e⁻x का स्क्वायर, ये अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। और अब आपको पता है, अब दिस इम्प्लाई दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e⁻x², ये अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, आप सभी को पता है कि इसके बाद हम लोग जनरल सॉल्यूशन की ओर बात करेंगे। हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो अपना लीनियर वाला ये है, रिलेशन नंबर 1 माने हैं हम जिस चीज को, क्लियर। चलिए तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1 इज गिवन एज क्या, हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं जी, देखिए तो 1 का जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, आपके पास क्या है x⁻³ जो q के जगह पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। दिस इम्प्लाई दैट z के जगह पे z e⁻x का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया x⁻³ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻x² dx प्लस c। अब भाई आपके पास एक यहाँ पे टारगेट होता है कि इस चीज़ को इंटीग्रेट कैसे करें। अगर पिछला क्लास आपने हमारा पिछला क्लास देखा होगा तो आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को इंटीग्रेट कर पाएंगे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे जी, z का जो वैल्यू है वो तो पहले रख दीजिए, z का वैल्यू क्या हमने सब्स्टिट्यूट किया था, 10y, कुछ याद है, 10y को हमने माना था, 10y इंटू e⁻x², यहाँ तक ठीक है। इधर क्या कर देते हैं हम, इस चीज़ को थोड़ा सा देखिए तो x² इंटू x लिख सकते हैं क्या, फर्क फायदा क्या होगा अभी बताऊंगा मैं। जो x⁻³ था उसको हम ब्रेक कर दिए, x⁻² इंटू x⁻1, सेम बेस पावर ऐड सेम वही बन जाएगा, और ये एज इट इज e⁻x² dx रहने दीजिए आप। अब हम क्या करते हैं, इसको t मान देते हैं, देखिए पुट x² इज इक्वल टू t। तो जैसे आप t मानते हैं तो आपको पता है क्यों t मान रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम जैसे यहाँ पे t मानते हैं तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा 2x इज इक्वल टू dt/dx। दिस इम्प्लाई दैट dx का वैल्यू जो यहाँ से आएगा वो आ जाएगा dt/2x। तो dx का वैल्यू आएगा dt/2x। है बात समझ में, यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे ही यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए पता नहीं समझ आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। कभी कभी होता है कि कंटिन्यू जब क्लास चलते रहता है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाता है, तो पता नहीं आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो ज़रूर एक बार कमेंट करके बताएंगे कि हाँ क्लास समझ में आ रहा है। देखिए इसके बाद करेंगे क्या, हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इस साइड तो क्या था भाई अपने पास
इस साइड था अपने पास दिस इम्प्लाई दैट दे करके 10y e⁻x² था, इस इक्वल टू यहाँ पे था t, इस चीज़ को t मान दिया है हमने, ये अपना t हो गया, ये अपना x हो गया, और ये क्या हो गया e⁻t, और यहाँ पे dt/2x। क्यों? क्योंकि dx का वैल्यू जो है, जो कि यहाँ पे dx था, तो dx का वैल्यू क्या है dt/2x, लिख दिया dt/2 प्लस कॉन्स्टेंट। आपको पता है कि x और x कॉन्स्टेंट, सॉरी x कैंसिल आउट हो गया, फाइनल क्या बचा 10y e⁻x²। अब यहाँ पे क्या है जी आपके पास t इंटू e⁻t dt प्लस c। अब आप देख पा रहे हैं कि अभी भी इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है, हमने तो वेरिएबल, हमने जो ऑपरेटर जो था x से t में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अभी भी इंटीग्रेशन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट। इंटीग्रेशन बाई पार्ट क्या कहता है जी, आपको पता होना चाहिए। चलिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट यहाँ यूज़ करेंगे हम लोग, फिलहाल ये एज इट इज रहेगा e⁻x²। आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट में पता होना चाहिए आइलेट के अकॉर्डिंग क्या होता है ना, इन्वर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह वगैरह, है ना। आइलेट पता है क्या कहता है, क्या है, इन्वर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये बताता है कि आपको फर्स्ट फंक्शन किसे लेना है, इन्वर्स फंक्शन नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है, अलजेब्रिक फंक्शन है, टी अपना अलजेब्रिक है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, एक्सपोनेंशियल है। तो पहले कौन आ रहा है अलजेब्रिक, तो ये अपना हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन में पार्ट क्या कहता है जी, कि जो आपका फर्स्ट फंक्शन है उसको आप रखिए, जो आपका सेकंड फंक्शन है उसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, फिर माइनस का साइन दीजिए, जिसको आपने रखा था उसका आपने डिफ्रेंशिएशन कीजिए, टी का डिफ्रेंशिएशन जो ऑपरेटर है, मीन्स की टी का डिफ्रेंशिएशन टी के ही रिस्पेक्ट में, और फिर आपने जिसका इंटीग्रेशन किया था उसका फिर से इंटीग्रेशन, और फिर होल का इंटीग्रेशन। फिर से समझिए फॉर्मूला हम फिर से आपको बता रहे हैं, क्या था, फर्स्ट फंक्शन जो पहला फंक्शन होता है उसको रखा आपने, दूसरा का इंटीग्रेशन, जिसको रखा है उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, और जिसका इंटीग्रेशन किया था फिर से इंटीग्रेशन कीजिए, और यहाँ वाले टर्म्स का पूरा का इंटीग्रेशन कर दीजिए। देखिए क्या आता है वैल्यू, देखिए यहाँ क्या है 10y⁻x² इज इक्वल टू, ये t अपना रह गया, इस e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t ही हो गया, माइनस t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, ये तो 1 हो गया, ठीक है। इसका अब इंटीग्रेशन करते हैं e⁻t का इंटीग्रेशन, e⁻t ही हो गया, यहाँ का वैल्यू 1, यहाँ का वैल्यू e⁻t, मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा। तो इंटीग्रेशन अब अंदर में क्या बना है, e⁻ सिर्फ t ही है और बाहर में dt है और प्लस c है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, 10y⁻x² इज इक्वल टू t इंटू e⁻t, और यहाँ पे माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e⁻t dt प्लस c। थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, चूँकि हमने आंसर किस में लाना है, 10y⁻x² इज इक्वल टू t कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा क्या, सॉरी e⁻t कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या आएगा t माइनस 1 e⁻t, सॉरी dt तो हट गया ना इंटीग्रेशन के बाद, प्लस c। अब देखिए हमने t का वैल्यू पुट कर देना है, t का वैल्यू क्या था x², तो आगे x² माइनस 1 e⁻x² प्लस c। तो विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस, क्या है आंसर अपना, देख लेते हैं एक बार। जेड का वैल्यू क्या था जी, बहुत सही है, हाँ बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, आप चाहें तो थोड़ा सा इसको आप कैंसल आउट और भी इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया है, क्या कि सेम टर्म्स यूज़ किया गया है यहाँ पे, हम लोग एक जगह पे 1/2 यहाँ से मिस कर रहे थे, अगर ध्यान देंगे आप, हाँ नहीं ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग थोड़ा सा क्या इस 1/2 को हम लोग मिस कर रहे थे। तो ये 1/2 अपना क्या होगा, हर एक जगह पे आएगा ये 1/2, जैसे कि ये जो 1/2 है, यहाँ वाला जो 2 था हमने एक सेक्शन कैंसिल आउट तो किया था, ये जो 2 था ये हमने ये इस 2 को मिस करा है, ये चीज़ 2 को हम 1/2 बाहर रखते हैं, तो अपना ये जो 1/2 होगा पूरा से बाहर रहेगा। तो क्या होगा 1/2 जो होगा पूरा से बाहर रहेगा, हर एक बार लास्ट तक 1/2 जो होगा पूरा से बाहर रहेगा।
1/2 पूरा से बाहर रहेगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हो जाता है फ्लो में, है ना। तो भाई बचा क्या हमारे पास, इधर है 10y⁴ इधर क्या है 1/2 x² - 1 e⁴ प्लस c, ये चीज़ है। अब आपको पता है इस 1/2, ये जो 2 नीचे है इधर आएगा तो क्या होगा 210y, अब ये e⁴x², अब यहाँ पे क्या है x² - 1 e⁴x² प्लस c। आपको पता है जैसे ही ये चीज़ इसको अगर आप उस साइड भेजते हैं तो इधर क्या बचेगा आपके पास 210y, ये जैसे ही इधर आएगा तो यहाँ इसके नीचे आएगा तो कैंसल आउट, फाइनली क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ बचेगा x² - 1, और यहाँ पे जो बचेगा c के नीचे जाएगा और नीचे आपको पता है क्या होगा e⁴x²। अब आपको पता है ये जैसे ही ऊपर गया तो आप क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में जाएगा तो e⁻ -x²। तो ये अपना आंसर दिया हुआ है, ठीक है। और आपको हाँ एक चीज़ बात पता होना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या क्या गया है हम समझाते हैं आपको। यहाँ पे एक और थोड़ा सा था कि यहाँ पे चूंकि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट में 2 नहीं था, सॉरी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बाहर होता है c, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कॉमन करना था, अगर यहाँ से 1/2 पूरा से बाहर निकालना है तो 2c लिखना होगा, क्योंकि नीचे 2 से बाहर निकालना है तो 2c, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2c, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये 1/2 बाहर है वो सिर्फ इतने टर्म से, कांस्टेंट से बाहर नहीं है, तो इसलिए हम क्या कांस्टेंट से भी 1/2 बाहर करना था, इसलिए हम क्या कर दिए यहाँ पे 2 कर दिए। उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम समझ आया होगा, और अगर इस कहीं प्रॉब्लम में डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछेंगे, और आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम रहेगा जो कि आप लोगों को बनाना है और आंसर्स भी कमेंट करने हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम भी बहुत सिंपल ही है। प्रॉब्लम क्या है देखिए, y²/x², ठीक है। और इसका हम आंसर भी आप लोगों को बताते रहे हैं। इसका आंसर है 1/xy = 1/2x² प्लस c। ये अपना इसका आंसर हो गया, ये अपना क्वेश्चंस है और ये आंसर्स है। उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को बनाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मिसकरेक्ट था, वो आप करेक्ट कर लीजिएगा। हमने हालांकि बहुत हद तक कोशिश किया है कि हमने करेक्ट किया हुआ है, और हालांकि करेक्ट ही है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अब अगले क्लास में किसी अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।